नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और उसमें सातवाहन वंश नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सातवाहन वंश सातवाहन सातवाहन वंश ये टॉपिक मौर्योत्तर काल का है, जिसमें हमने पिछली कक्षा में शुंग, पश्चिमी क्षत्र अर्थात शक के विषय में पढ़ा। अब हम सातवाहन वंश के विषय में पढ़ रहे हैं। सातवाहनों की जाति। कर्णव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को परास्त कर मगध पर अधिकार करने वाला सातवाहन वंशी सिमुक को की जाति पर विद्वान लोग एकमत नहीं हैं। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय कहा गया है, इसलिए सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहा जाता है। किंतु ऐत्रेय ब्राह्मण में आंध्रों को अनार्य लिखा गया है। कुछ विद्वान सातवाहनों को अनार्य जाति से संबंधित मानते हैं। सेनार तथा ब्यूलर आदि विद्वान नासिक के कबीले के आधार पर सातवाहनों को ब्राह्मण बताते हैं, किंतु डॉक्टर D.R. भंडारकर तथा डॉक्टर के गोपालचारी आदि इतिहासकार सातवाहनों को क्षत्रिय मानते हैं। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का कथन है कि सातवाहन नागों तथा ब्राह्मणों का मिश्रित रक्त वाला कुल था। इस प्रकार सातवाहनों की जाति के बारे में कोई एक निश्चित मत नहीं होने से यह प्रश्न अभी विवाद का विषय ही बना हुआ है। सातवाहनों का मूल स्थान। सातवाहनों की जाति की तरह ही उनके मूल स्थान के बारे में भी इतिहासकार एकमत नहीं है। डॉक्टर जायसवाल, प्रभाकर शास्त्री, रेपसन तथा बर्नेट के मतानुसार सातवाहनों का मूल निवास स्थान दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का आंध्र प्रदेश था। डॉक्टर शूथर तमिलनाडु मद्रास के बेल्लारी जिले को सातवाहनों का मूल स्थान मानते हैं। डॉक्टर मीरासी बरार विदर्भ को इनका आदि स्थान मानते हैं। डॉक्टर राय चौधरी के मतानुसार सातवाहनों का मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग था, किंतु प्रारंभिक सातवाहन शासकों के अभिलेख को सिक्कों तथा सातवाहनों के समकालीन कलिंग के राजा खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख के आधार पर अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि सातवाहनों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र तथा उनकी राजधानी पैठन प्रतिष्ठान के निकट थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश को उन्होंने बाद में जीता था। सातवाहनों का उदय। सातवाहनों की जाति और मूल स्थान की भांति उनके उदय काल के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर स्मिथ और रेपसन सातवाहनों के वंश संस्थापक सिमुक का उदय काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं, किंतु हाथीगुम्बा अभिलेख तथा अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर यह अधिक उपयुक्त लगता है कि सातवाहनों का उदय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। डॉक्टर राजबली पांडे का मत है कि सातवाहन मूलतः दक्षिण भारत के थे और 28 ईसा पूर्व डॉक्टर राय चौधरी के मतानुसार 70 ईसा पूर्व में सिमुक ने मगध पर आक्रमण कर उत्तरी भारत में अपनी सत्ता कायम की। उत्तरी भारत में सातवाहनों की शक्ति अधिक समय तक कायम नहीं रही। मगध पर अधिकार करने के कुछ समय बाद ही उत्तरी भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों तथा इस भाग में स्थानीय राज्यों के उठने के कारण सातवाहनों का उत्तरी भारत में से अधिकार समाप्त हो गया और दक्षिणी भारत में इनकी शक्ति ईस्वी सन की 3वीं शताब्दी के मध्यकाल तक चलती रही और वे तत्कालीन भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में बने रहे। इसी कारण सातवाहनों के काल में भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर हट गए। सातवाहनों का शासक। सातवाहन राज्य का संस्थापक सिमुक था। उसने कण्वों तथा शुंगों की शेष शक्ति को समाप्त कर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके इस साहसिक कार्य में अन्य आंध्र, भरतीय तथा रटिक और भोज भी सम्मिलित थे। सिमुक ने राजा होने पर इन लोगों को पुरस्कृत किया और उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। पुराणों के अनुसार सिमुक ने 23 वर्ष
तक राज्य किया। जीवन के अंत में कुछ क्रूर होकर जैनों के प्रति अत्याचार करने के कारण उसे सिंहासन से हटाकर मार डाला गया। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण कान्हा राजा हुआ, जिसके समय में सातवाहन राज्य पश्चिम में नासिक की तरफ फैला। नासिक में उसका गुफा अभिलेख मिलता है। इससे यह भी पता चलता है कि ब्राह्मण होते हुए भी कृष्ण बौद्धों के प्रति उदार था। उसने लगभग 18 वर्ष तक शासन किया, परंतु डॉक्टर भंडारकर तथा कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार उसने केवल 10 वर्ष तक ही शासन किया था। कन्हैया के बाद श्री सातकर्णी राजा बना, जो वे सिमुक का पुत्र था। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया तथा मालवा के आसपास तक के प्रदेशों को जीता। उसने अश्वमेध तथा राष्ट्र यज्ञ किए और दक्षिणपति की उपाधि धारण की। वह सातवाहन वंश का प्रथम महान राजा था। नागनिका के नानाघाट लेख में उसकी महानतम कार्यों का उल्लेख मिलता है। उसके राज्यकाल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। नानाघाट लेख में वैदिक देवताओं और यज्ञों, अश्वमेध तथा राजसु का भी उल्लेख है। गौतमी पुत्र सातकर्णी 130 BC। लगभग 100 वर्ष के निर्बल शासन के बाद सातवाहन वंश में एक महापराक्रमी राजा का उदय हुआ, जिसने शकों को पराजित करके अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। वह था गौतमी पुत्र सातकर्णी। वह सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। उसने अपनी अप्रतिम प्रतिभा, शौर्य एवं सैनिक कुशलता से अपने राजवंश के गिरे हुए गौरव को पुनः स्थापित किया और क्रम से शक्ति संचय करते हुए अपने शत्रु को परास्त किया। उसके शासनकाल की अवधि के बारे में काफ़ी मतभेद हैं, परंतु विभिन्न अभिलेखों के आधार पर उसकी शासन अवधि निर्धारित की जा सकती है। जुनार अभिलेखों में नेहपान की तिथि 46 ईसा पूर्व ईस्वी का उल्लेख है, अर्थात नेहपान ने 47+78 यानी 124 ईस्वी तक महाराष्ट्र पर शासन किया होगा। इस तिथि के बाद सातकर्णी ने नेहपान के राज्य पर अधिकार किया होगा। महाराष्ट्र में सातकर्णी का सर्वप्रथम लेख नासिक में मिला है, जो उसके शासनकाल के 18वें वर्ष में उत्पन्न किया गया था, अर्थात उसने अपने शासनकाल के 18 वर्ष में महाराष्ट्र को जीता होगा, जिसका अर्थ हुआ वह 124 - 18 बराबर 106 ईस्वी के आसपास बेटा होगा। उसने 24 वर्ष तक निश्चित रूप से शासन किया ही होगा। इस आधार पर उसका शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक निर्धारित कर सकते हैं। शक विजय। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों को परास्त किया, परंतु इसके लिए उसे राजा बनने के बाद 18 वर्ष तक अपनी शक्ति को संचित करने की तरफ ध्यान देना पड़ा। उसके शासन के 18वें वर्ष में नासिक अभिलेख, जो गोवर्धन विषय नासिक के अमात्यों को संबोधित है, उस भूमिदान का उल्लेख है जो ऋषभदत्त के अधिकार में थी। ये ऋषभदत्त शक नरेश नेहपान का दामाद तथा शक राज्य के दक्षिणी प्रांत, जिसमें नासिक को सम्मिलित था, का राज्यपाल था। उस समय गौतमी पुत्र सातकर्णी नासिक के आसपास वेण नदी पर अपना शिविर लगाए हुए थे। इसी प्रकार कार्ली अभिलेख में पूर्णा जिले के करजिक ग्राम को दान में दिए जाने का उल्लेख है। इन अभिलेखों से ये सिद्ध तो हो जाता है कि उत्तरी महाराष्ट्र में शकों की शक्ति को समाप्त करके सातवाहनों ने पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, परंतु इसका विस्तृत ब्यौरा नहीं मिल पाता। गौतमी पुत्र पुलुमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष की सुप्रसिद्ध नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विभिन्न उपलब्धियों का विस्तृत विवरण मिलता है। इससे पता चलता है कि उसने शक, यवन एवं पहलुओं निषुदुन का विनाश कर सातवाहन कुल के गौरव को पुनः स्थापित किया था। उसका मुख्य उद्देश्य शकों के महाक्षत्रप नेहपान सहित शहरातों का विनाश था, क्योंकि उनके कारण सातवाहन सत्ता धूमिल एवं निर्बल हो गई थी। उसने ये कार्य अपने शासन के 18वें वर्ष से ये शुरू कर दिया था और 18वें वर्ष तक शकों को महाराष्ट्र से खदेड़ दिया। सातकर्णी की ये प्रारंभिक सफलता थी, क्योंकि अभी भी सातवाहन
राज्य का बहुत बड़ा भूभाग शकों के अधिकार में रह गया था। नेपाल की अंतिम ज्ञात तिथि शक 46 है, अर्थात 124 ईस्वी। यह सातकर्णी के शासनकाल का 18वां वर्ष था और इसी वर्ष वे शकों के विरुद्ध रण यात्रा को निकला था। नासिक प्रशस्ति के अनुसार इस अभियान के फलस्वरूप सौराष्ट्र, काठियावाड़, कुकुर, गुजरात का परियार क्षेत्र, अनूप नर्मदा नदी पर स्थित खमेश्वर क्षेत्र, अपरांत उत्तरी कोंकण, आकर पूर्वी मालवा और अवंती में पश्चिमी मालवा के प्रांत सातकर्णी के अधिकार में आ गए। ये सारे प्रांत छेराज से जीते गए थे और एक युद्ध में महाक्षत्रप नेपाल में मारा गया था। नेपाल की मृत्यु के बाद पश्चिमी भारत में एवं मालवा पर सातवाहनों का अधिकार हो गया। नासिक और उसके आसपास नेपाल ने अनेक सिक्के मिले हैं जिन पर सातकर्णी के लेख है, जो नेपाल पर उसकी विजय का प्रतीक है। अन्य विजय। नासिक परिस्थिति से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने केवल छेरातों पर ही विजय प्राप्त नहीं की, अपितु अन्य प्रदेश को जीतकर उन्हें सातवाहन राज्य में सम्मिलित किया। ये प्रदेश निम्नलिखित है: ऋषिक, कृष्णा तट पर स्थित ऋषि की समाधि क्षेत्र। दूसरा असमक, बोधन के समीप महाराष्ट्र के गोदावरी क्षेत्र में। मूलक, प्रतिष्ठान क्षेत्र, आधुनिक पैथान और विदर्भ, बरार आदि। तीसरा साम्राज्य विस्तार। उपयुक्त विजयों के परिणाम स्वरूप गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में सातवां राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैल गया। उसके साम्राज्य में दक्षिणापथ के दो प्रदेश, दक्षिणापथ और उत्तरापथ, दक्षिण कोंकण और आंध्र देश सम्मिलित नहीं थे। उपयुक्त क्षेत्र पर सातकर्णी का सीधा शासक था। त्रावणकोर, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर तक उसका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। पराजय। अपनी मृत्यु के कुछ दिनों पूर्व गौतमीपुत्र सातकर्णी को शकों के हाथों शायद पराजित होना पड़ा था। साहित्यिक और अभिलेख के दोनों ही साक्ष्य इस बात का प्रमाण है कि महाक्षत्रप चष्टन एवं रुद्रदामन के शासनकाल में शकों ने सातवाहन राजा को पराजित करके उसके राज्य के उत्तरी एवं पश्चिमी प्रांत पर उन्हें छेरातों से छीना था, अधिकार कर लिया। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शकों की विजय की पुष्टि होती है, जिसमें उसे आकर अवंती, अनूप, अपरांत, सौराष्ट्र एवं अनर्थ का स्वामी कहा गया है। इस अभिलेख में रुद्रदामन ये भी कहता है कि उसने दक्षिणापथ नाथ सातकर्णी को 2 बार परास्त किया, परंतु निकट संबंधी होने के कारण उसका विनाश नहीं किया। वस्तुतः गौतमीपुत्र सातकर्णी उसका निकट संबंधी था। रुद्रदामन की पुत्री कार्दमक का विवाह गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वितीय पुत्र वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी के साथ हुआ। गौतमीपुत्र की ये पराजय संभवतः उस समय हुई होगी जब वह अपनी बीमारी के कारण निस्तेज पड़ा था, परंतु डॉक्टर विमल चंद्र पांडे आदि लेखों का मानना है कि शकों ने सातवाहनों से उपयुक्त प्रदेश गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात चीने थे। मृत्यु। गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल का अंतिम नासिक अभिलेख उसके शासनकाल के 24वें वर्ष का मिला है। इस अभिलेख में उसकी माता के लिए महादेवी और राजमाता पदों का प्रयोग किया गया है और सातकर्णी के लिए जीवसुता का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है जिसका पुत्र जीवित है। विद्वानों का मानना है कि इसका यह अर्थ लिया जाना चाहिए कि अभिलेख उत्कीर्ण किए जाने के समय पुत्र आसन मृत्यु था और संभवतः उसके बाद शीघ्र ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इस हिसाब से गौतम सातकर्णी ने 24 वर्ष यानी 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक शासन किया। व्यक्तित्व। नासिक प्रशस्ति। गौतमीपुत्र
सातकर्णी की वीरता तथा विजयों के अतिरिक्त उसके व्यक्तित्व के बारे में उल्लेख मिलता है। प्रशस्ति में उसके शोभन शरीर, रम्य एवं देदीप्यमान मुखमंडल, चारु गति एवं मांसल दीर्घ भुजाएं की प्रशंसा की गई है। वह माता के प्रति अतीव आज्ञाकारी, सकल आगम ज्ञाता एवं विशिष्ट आधार का स्रोत था। सभी अधीनस्थ राजा उसके आज्ञाकारी थे। वह युद्ध में पराजित न होने वाला शासक था। वह अत्यंत दयालु था और अपने शत्रुओं के प्रति हिंसा में उसकी रुचि नहीं थी। वह प्रजा से न्याय सम्मत सहानुभूति रखने वाला एवं समाज का कर्ता था। वे अद्वितीय धनुर्धर, अद्वितीय योद्धा, अतीव कौशल संपन्न एवं ब्राह्मणों का एकमात्र संरक्षक था। उसने क्षत्रियों के दंभ एवं मान का मर्दन किया था। ब्राह्मणों के साथ साथ कृषकों एवं व्यापारियों या हीन परिवार वालों के हितों की वृद्धि की तथा समाज में वर्ण संकरता का विनाश किया। उसने ब्राह्मण धर्म की वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह शूद्र जाति के प्रति असहिष्णु था। वह उनकी भलाई के लिए ही सदा प्रयत्नशील रहता था। अब नंबर 7 है सह शासन सम्मिलित राज्य। कुछ विद्वान विशेषतः सर R.G. भंडारकर ने यह मत व्यक्त किया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी और उसके पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी दोनों ने कुछ समय तक शासन साथ किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने धनकत और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने प्रतिष्ठा में उन्होंने इस मत के समर्थन में निम्न तर्क दिए थे। नंबर 1, राजमाता गौतमी बलसरी की नासिक परिस्थिति में जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष की है, उसमें उसको महाराज की माता और महाराज की पितामही दोनों कहा गया है। ऐसा तभी है संभव है जबकि दोनों का सब शासन रहा हो, तब वे एक की माता और दूसरे की पितामही कही जा सकती थी। यदि ये माना जाए कि अभिलेख के समय से पूर्व ही गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु हो चुकी थी, तो पुलमावी अकेला शासन कर रहा था। ऐसी स्थिति में गौतमीपुत्र की उपलब्धियों के साथ साथ शासनरत पुलमावी की उपलब्धियों का भी उल्लेख होना चाहिए, परंतु अधिकांश विद्वानों का मानना है कि शस्त्र शासन का सिद्धांत सर्वथा निराधार है। वस्तुतः सर्वमान्य भारतीय परंपराएं अपनी कुल परंपरा के अनुसार पिता के बाद पुत्र ही राज्य का अधिकारी बनता है। गौतमीपुत्र के उत्तराधिकारी। गौतमीपुत्र के बाद उसका बड़ा लड़का वशिष्ठी पुत्र पुलमावी शासक बना। उसने भी सातवाहनों के साम्राज्य का विस्तार किया, किंतु शकों ने उसे पश्चिमी राजस्थान तथा मालवा के प्रदेश छीन लिए। उसके बाद उसका भाई वशिष्ठी पुत्र शिवश्री सातकर्णी शासक बना, लेकिन सातवाहनों का अंतिम प्रतापी शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। उसने शकों में उत्तरी कोंकण जीतकर अपने राज्य के विस्तार किया। यज्ञश्री के बाद विजय चंद्रश्री तथा पुलमावी द्वितीय शासक बने, किंतु अपनी अयोग्यता के कारण इक्ष्वाकु, अमीर तथा पल्लव लोगों ने सातवाहन साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपना अधिकार करना प्रारंभ किया और 3री शताब्दी के पूर्वार्ध में सातवाहनों की केंद्रीय शक्ति समाप्त हो गई। इस प्रकार हमने सातवाहनों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम कुषाणों के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।